हाय एवरीवन। आज मैं आप लोगों के साथ अपने कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहूँगी रिगार्डिंग जीएसटी ऑडिट बाय डिपार्टमेंट जो मैंने रिसेंटली गेन करे अभी अपने क्लाइंट पर। आज का मेरा वीडियो बेसिकली इसी के अराउंड रहेगा कि जीएसटी ऑडिट बाय डिपार्टमेंट कैसे होता है, क्यों होता है, किस पर होता है एंड फर्दर में जो मेजर फाइंडिंग्स रही थी जीएसटी ऑडिट में मेरे क्लाइंट पे और उसका हमने कैसे रिप्लाई किया डिपार्टमेंट को, वो भी मैं आज आपके साथ इस वीडियो में शेयर करना चाहूँगी। तो रिसेंटली मेरे क्लाइंट पर कुछ महीने पहले एक नोटिस आता है टू इनिशिएट ऑडिट अंडर सेक्शन 65 ऑफ सीजीएसटी एक्ट रेड विद रूल 101 ऑफ सीजीएसटी रूल्स। तो बेसिकली अंडर सेक्शन 65 ऑफ सीजीएसटी एक्ट क्या कहता है? सेक्शन कहता है कि डिपार्टमेंट किसी भी असेसी का जीएसटी ऑडिट कर सकता है, किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन का। आई रिपीट, किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन का ये जीएसटी ऑडिट हो सकता है। आपकी क्वेश्चन आता है कि क्या ये ऑडिट सबका होगा या फिर ये कुछ सिलेक्टेड कंपनीज का ही होगा? तो ऐसा नहीं है, ये ऑडिट किसी का भी हो सकता है। डिपार्टमेंट अपने आप से कुछ अपने पैरामीटर्स डिसाइड करके या फिर परम्यूटेशन कम्बिनेशन लगाकर ये ऑडिट कर सकता है कि रैंडम सिलेक्शन है। एक तरीके का आप कह सकते हैं अनलकी ड्रॉ है, जिसकी पर्ची निकल गई उसका ऑडिट हो जाएगा। सिमिलरली मेरे केस में मेरे क्लाइंट का ये डिपार्टमेंट ने सेलेक्ट किया कि उसका ऑडिट होना है एंड ये नोटिस भेजा। नोटिस में क्या लिखा था? नोटिस में लिखा था दैट वी आर इनिशिएटिंग ऑडिट अंडर सेक्शन 65 एंड यू आर रिक्वायर्ड टू सबमिट फॉलोइंग डिटेल्स एंड डॉक्यूमेंट्स। तो उस पर हमसे काफ़ी बेसिक डिटेल्स मांगी थी, लाइक जीएसटीआर 3B, जीएसटीआर 1, योर रिकन्सिलिएशन विद रेवेन्यू, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आपका 26 AS एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो काफ़ी बेसिक डिटेल्स थी। तो हम लोगों ने वो सारी डिटेल्स कंपाइल करी एंड वो जाके हमने सबमिट करी डिपार्टमेंट में। तो जब हम लोग डिपार्टमेंट गए तो हमारा सबसे पहले डिपार्टमेंट ने हमसे पूछा, मैम अब आगे आप इसे कैसे करना चाहेंगे? क्या आप अपने प्रीमिसेस पे ऑडिट करना चाहेंगे या आप हमारे प्रीमिसेस पर आएंगे? बेसिकली क्लाइंट के प्रीमिसेस पे या फिर डिपार्टमेंट के ऑफिस में। तो ये मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ, सेक्शन 65 ही आपको ये चॉइस देता है कि आप चाहे डिपार्टमेंट के ऑफिस में जाके अपना पूरा ऑडिट कंडक्ट करवाइए या आप उन्हें अपने प्रीमिसेस में इनवाइट कीजिए। देयर इज नो मैंडेशन कि आपके प्रीमिसेस पे ही आके ये जीएसटी ऑडिट कंप्लीट होगा। मेरे क्लाइंट के केस में क्लाइंट ने इन्वाइट किया डिपार्टमेंट को अपने ऑफिस में टू कंडक्ट द जीएसटी ऑडिट। वो लोग आए, उन लोगों के पास एक चेकलिस्ट थी बेसिकली, जो जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स उन्हें मांगने ही मांगने अंडर जीएसटी ऑडिट। वो चेकलिस्ट काफ़ी बेसिक थी। तो बेसिकली वो सिस्टम जनरेटेड चेकलिस्ट थी इन विच देयर इज अ डिफरेंस इन, इफ देयर इज अ डिफरेंस इन जीएसटीआर 1 3B यू हैव टू जस्टिफाई देयर डिफरेंसेस, एंड देन इफ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन योर 26 AS एंड योर जीएसटीआर 1 टर्नओवर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो एक तो सिस्टम जनरेटेड चेकलिस्ट थी कि ये तो आपको चेक करना ही है। उसके अलावा अगर डिपार्टमेंटल ऑफिसर को ऐसा लगता है आपके बिजनेस को जान करके आपके कुछ और उसको रिक्वायरमेंट्स हैं देखने की, लाइक आपके कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर्स या फिर आपका कोई भी पेमेंट शेड्यूल या कुछ भी, अगर उसे ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट लगती है तो आपसे मांग सकता है एंड आपको वो सबमिट करनी होगी। तो इसी तरह मेरे क्लाइंट के केस में भी एक हफ्ता ये कम से कम ये ऑडिट चला, जिसमें उन्होंने काफ़ी सारी हमसे डिटेल्स मांगी, हमारा बिजनेस समझा, हमने उन्हें ढंग से समझाया, डिटेल्स सारी सबमिट करी एंड देन वो लोग फिर वो सारे डॉक्यूमेंट्स एंड डिटेल्स लेकर अपने ऑफिस रिटर्न ले लिया उन्होंने। देन आफ्टर 15 से 20 डेज, आफ्टर 15-20 डेज आई हैव रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम द डिपार्टमेंट दैट मैम हमारी एक ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट तैयार है, हम आपको वो मेल कर रहे हैं, आप उसको देखिए एंड आपका उसमें जो भी आपका रिप्लाई है, आपका कंटेंशन है, हमें सबमिट कीजिए। नाउ यहाँ पर एक मैं आपको ये जानकारी देना चाहती हूँ कि ये प्रोसीजर फॉलो करना डिपार्टमेंट के लिए मैंडेटरी है, बिकॉज रूल 101 में क्लियरली लिखा हुआ है कि उनको ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट अपनी शेयर करनी पड़ेगी विद क्लाइंट एंड देन क्लाइंट अकॉर्डिंगली उस पर अपना रिप्लाई देगा एंड देन ओनली दे कैन इशू अ फाइनल ऑर्डर। So they have followed the same steps. So we have received the draft audit report. Now next step is to file a reply. मेरे क्लाइंट के केस में उन्होंने काफ़ी सारे पॉइंट्स निकाले, 7-8 मेजर पॉइंट्स निकाले एंड उसकी लगभग डिमांड 1 करोड़ के करीब उन्होंने निकाली, जिसका हमें डिटेल्ड रिप्लाई देना था और क्लाइंट को सेफ गार्ड करना था जितना भी हम लीगली पॉसिबली कर सकते हैं। तो उनकी जितनी भी फाइंडिंग्स थी मैं इस वीडियो में वो सारी तो डिस्कस नहीं कर पाऊंगी बिकॉज आई वॉन्ट टू कीप दिस वीडियो शॉर्ट। तो मैं आप उसकी कुछ मेजर फाइंडिंग्स, कुछ 2-3 फाइंडिंग्स जो मुझे ऐसा लगा आप लोग के साथ शेयर करनी चाहिए, वो मैं इस वीडियो में आज डिस्कस करूंगी।
सो पहली फाइंडिंग थी इंटरेस्ट पेनल्टी ऑन लेट फाइलिंग ऑफ GSTR 3B। सो बिकॉज ऑडिट 17-18 का हो रहा था, तो नेचुरली क्लाइंट्स ने GSTR 3B लेट फाइल करी हुई थी, एंड उस पर इंटरेस्ट इम्प्लीकेशन आना इज वेरी नॉर्मल, वो आना था। सो इस पर डिपार्टमेंट का कंटेंशन क्या था? सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, इफ यू हैव अ प्रोडक्ट ऑफ ₹100 and you are selling in a market, so let's suppose you are charging ₹18 GST on the same, and on the purchase side you have received GST of ₹16, so on the purchase you have paid basically GST of ₹16। सो जब आप अपनी रिटर्न भरेंगे 3B, तो आप नेट ₹2 अपना डिपार्टमेंट को कैश में पे करेंगे। जो आपको ₹18 पे करना था आउटपुट पे, जो 16 आपको इनपुट पे मिला, उसको नेट ऑफ करके आप ₹2 डिपार्टमेंट को पे करेंगे। अब डिपार्टमेंट का कंटेंशन यहाँ पे ये था कि जो आपका ₹18 GST बनता है आपके ₹100 के प्रोडक्ट पे, आप उस पे हमें इंटरेस्ट लाइबिलिटी दीजिए विद डिले डेज। सो बेसिकली वो ₹18 पे इंटरेस्ट मांग रहे थे, ना कि ₹2 पे। सो अगर आप ग्रॉस लाइबिलिटी पे जाते हैं इंटरेस्ट पे, तो आपका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बन जाता है। तो इस पे मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि 1 सितंबर 2020 से तो लॉ में ही अमेंडमेंट आ गई है, विच सेज कि आपको सिर्फ नेट लाइबिलिटी पे अपना इंटरेस्ट देना है। बट अगर आपका केस 1 सितंबर 2020 से पहले का भी है, तो देयर आर वेरियस जजमेंट्स विच आर सपोर्टिंग कि आपको सिर्फ नेट टैक्स लाइबिलिटी पे ही इंटरेस्ट पे करना है। तो इस पे आप डिपार्टमेंट से ज़रूर लिटिगेट कीजिए कि मेरा जो इंटरेस्ट बनेगा वो सिर्फ एक मेरी नेट टैक्स लाइबिलिटी पर बनेगा। इन माई एग्जाम्पल ₹2 पे मेरा इंटरेस्ट लाइबिलिटी बनेगी। सिमिलरली ऐसे ही हमने उसका रिप्लाई करा, एंड यकीन मानिए 50 लाख की डिमांड तो हमारी इसी इशू पे कम हो गई। देन सेकेंड हमारा पॉइंट था ओशियन फ्रेट, या आपने रिवर्स चार्ज में GST नहीं पे करा ऑन द ओशियन फ्रेट। सो यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि GST लॉ में ये लिखा है कि अगर आप कोई भी माल अपना ओशियन के थ्रू मंगवाते हैं, उस पर आपको एक फ्रेट पे करना पड़ता है, राइट। FOB केसेस में ये फ्रेट आपको नोन होता है, बट CIF केसेस में ये फ्रेट आपको नोन नहीं होता, बिकॉज ये आपकी वैल्यू ऑफ गुड्स में ही इंक्लूडेड होता है। तो इसके लिए लॉ में एक अलग से आपको कंप्यूटेशन का मेथड दिया हुआ है कि आप ये फ्रेट कैसे निकाल सकते हैं, एंड आपको इस पे रिवर्स चार्ज में अपनी GST लाइबिलिटी पे करनी होती है। तो मेरे केस में क्लाइंट ने FOB के केसेस में तो करा हुआ था पे रिवर्स चार्ज, बट CIF के केसेस में उनसे ये एक मिस्टेक हो गई कि उन्होंने GST लाइबिलिटी नहीं पे करी हुई थी। अब इस पे भी मोटी डिमांड निकल गई। तो इस पर मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगी, एक रिनाउंड जजमेंट है मोहित मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें हाई कोर्ट ने ये कहा है कि लेवी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अगर आप ओशियन फ्रेट पे रिवर्स चार्ज मांगते हैं तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ड्यू टू वेरियस रीजंस। So they have mentioned like there is a double taxation and there is an out of purview of this GST Act, this levy is out of the purview and etc etc. But यहाँ क्रक्स ये है, they have said it is as unconstitutional and ये जजमेंट अभी भी सुप्रीम कोर्ट पे पेंडिंग है। सो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आना अभी इस पे पेंडिंग है, बट यू कैन टेक अ प्ली कि सिंस High Court and Supreme Court itself is deciding that whether this levy is constitutional or not, so I can submit this demand under the protest and I can litigate this issue, because हो सकता है सुप्रीम कोर्ट भी इसमें फेवर में दे दे इशू एंड आपका आ जाएगी लेवी ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, देन आपकी इस पर डिमांड नहीं आएगी। नाउ द थर्ड इशू इज द रिवर्सल ऑफ योर इंटरेस्ट ड्यू टू नॉन पेमेंट टू योर वेंडर विद इन दी 180 days। सो GST लॉ में एक प्रोविजन है कि आपने अगर कोई भी गुड्स परचेज करें अपने वेंडर से, तो 180 दिन के अंदर आपको उसकी पेमेंट करनी है विद GST। अगर आप वो पेमेंट नहीं करते हैं तो आपने उस गुड्स परचेज पे जितना भी GST एज क्रेडिट लिया है वो आपको रिवर्सल करना है विद इंटरेस्ट। अब इस पर मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि प्लीज़ मेक इट अ प्रैक्टिस कि अगर आप अब 2-3 साल हो गए हैं GST आए हुए, अगर आपको लगता है कि आपकी किसी भी वेंडर की पेमेंट 180 दिन से ज़्यादा एक्सीड कर सकती है, तो आप उसका क्रेडिट लीजिए विद इन द सेम मंथ ऑफ रिसीविंग द गुड एंड उसको साथ के साथ रिवर्स कर दीजिए उसी महीने। आई रिपीट, आप क्रेडिट लीजिए एंड देन रिवर्स कीजिए। ऐसी गलती मत कीजिएगा कि आपने क्रेडिट ही नहीं लिया, बिकॉज उससे ऐसा हो सकता है कि आपका वो क्रेडिट आगे लैप्स कर जाए।
बिकॉज जीएसटी लॉ कहता है कि अगर किसी एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर का कोई क्रेडिट पर्टेन करता है तो आप उसके नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के सितंबर तक वो क्रेडिट ले सकते हैं। तो लेट सपोज आपने मार्च में कोई परचेज करी तो आप उसका क्रेडिट सिर्फ नेक्स्ट सितंबर लाइक मार्च 19 में करी तो सितंबर 19 तक ही वो क्रेडिट आप ले सकते हैं। अगर आपने क्रेडिट लिया ही नहीं है तो वो लैप्स हो जाएगा। सो मेक इट अ प्रैक्टिस, फर्स्ट टेक द क्रेडिट एंड देन रिवर्स इट। उसके बाद आप कभी भी उसका पेमेंट करते हैं वेंडर का, आपको वो क्रेडिट मिल जाएगा। बट अगर आपने लिया ही नहीं है तो क्रेडिट नहीं मिलेगा। और पेमेंट करते वक्त क्रेडिट लेने की कोई लिमिट नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप 2 साल बाद पेमेंट करते हैं तो क्रेडिट नहीं मिलेगा, वो आपको क्रेडिट एलिजिबल होगा। सो मेक इट अ प्रैक्टिस। बट अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो इस पॉइंट में भी आप कुछ चैलेंजेस कर सकते हैं डिपार्टमेंट में। अगर आपके पास अनयूटिलाइज क्रेडिट है तो आप ये प्ली ले सकते हैं कि भाई मैंने वो क्रेडिट यूटिलाइज ही नहीं किया। दो आई एम नॉट सेइंग दिस इज वेरी लीगली एंड टेक्निकली करेक्ट पोजीशन, बट एटलीस्ट this plea can be taken because there are judgments which says if you have unutilized credit you don't have to pay interest liability on the same. So similarly उन्हीं judgments का reference लेते हुए आप ये plea ले सकते हैं कि if I have unutilized credit, if I have a balance in ECL, I have not utilized that credit, so interest liability is not paid. अदरवाइज आप लोग अपनी बुक्स को भी देख सकते हैं, अगर अपनी रिटर्न्स को भी एनालाइज कर सकते हैं। इफ यू कैन सब्सटैंशिएट द फैक्ट दैट यू हैव टेकन द क्रेडिट एंड रिवर्स इट देन इट विल बी वंडरफुल। सो आज की वीडियोस में मैंने आपसे ये कुछ 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए जिसको हमने एनालाइज किया एंड देन रिप्लाई किया। सो मेरा वीडियो बनाने का भी यही पर्पस था कि आपको अगर कोई डिपार्टमेंट से नोटिस आता है तो आप हर इशू को एनालाइज कीजिए एंड देन उसका लीगल रिप्लाई फ्रेम करके उन्हें दीजिए, ताकि आपका ऑडिट एक ढंग से कंप्लीट हो सके, ना कि आपको ये गलत तरीका अपनाए किसी भी ऑडिट को कंप्लीट करने का। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी के भी मदद आ सकती है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी या कमेंट्स है जो आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो आप इसे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं एंड माई कॉन्टैक्ट डिटेल्स आर ऑल्सो अवेलेबल इन द वीडियो। थैंक यू।